हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था फोर्स, अप, पुश और पुल। हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था बच्चों इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में बच्चों देखा था फोर्स, अप, पुश और पुल। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा था कि फोर्स हमारे आसपास, हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं या तो फोर्स हम पर लगता है या तो ऑब्जर्व किया था काफ़ी सारे एग्जाम्पल से बच्चों की हमारे आसपास डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वहाँ पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि फोर्स तो लगता है, ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देख ली कि फोर्स जो है हम लगाते हैं या हम पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। लेकिन बच्चों ये फोर्स लगता क्यों है और इसके क्या क्या कॉजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स लगता क्यों है और इसके क्या क्या कॉजेस हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि इंटरेक्शन क्या होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि इंटरेक्शन क्या मतलब है। इंटरेक्शन मतलब बच्चों की रेसिप्रोकल एक्शन। मान लीजिए यदि आप बैठे हैं, यदि आप कहीं पर बैठे हैं बच्चों, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या फिर किसी ने आपको कुछ कहा तो आप हल्का सा डिस्टर्ब होंगे। आप ऐसा तो है नहीं कि बस आप शांति से बैठे रहेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि आप शांति से बैठे रहेंगे। आप उधर देखेंगे, कुछ इंटरेक्ट करेंगे, आप दोनों के बीच में कुछ बात होगी। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में बच्चों कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ उनके बीच में एक्शन होता है। किस प्रकार का एक्शन? रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन का मतलब हुआ कि उल्टा एक्शन। यदि हमने किसी पर कुछ एक्शन लिया या फिर हमने किसी के साथ कुछ कहा, सो इंटरेक्शन का मतलब होता है बच्चों रेसिप्रोकल एक्शन, यानी हमने किसी पर कुछ इफ़ेक्ट डाला और उसके रिस्पॉन्स में उसने भी हम पर कुछ के रिस्पॉन्स में उसने भी, सामने वाले पर्सन ने भी हम पर कुछ इफ़ेक्ट डाला। सो इंटरेक्शन का मतलब हो गया रेसिप्रोकल एक्शन, यानी हमने जैसा एक्ट किया उसके अपोजिट हम पर किसी ने एक्ट किया। तो इसका मतलब होता है इंटरेक्शन। इट इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। जब भी कोई भी चीज़ इंटरेक्ट करेगी, अकेले तो इंटरेक्ट कर नहीं सकती। इंटरेक्शन का मतलब है वहाँ पर दो चीज़ें या फिर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। इन इंटरेक्शन ईच ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। इंटरेक्शन में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मुझ पर किसी ने एक्ट किया या फिर मुझ पर किसी ने कुछ इफ़ेक्ट डाला, तो मैं उसके रिस्पॉन्स में सामने वाले पर्सन पर कुछ इफ़ेक्ट डालूंगा, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स करूंगा। सो इंटरेक्शन में क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट पर यदि कुछ इफ़ेक्ट आया तो उसने रिस्पॉन्स में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्स दिया, यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। चीज़ें जो हैं आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सचेंज हो रही हैं। सामने वाले ऑब्जेक्ट पर कुछ इफ़ेक्ट डाल रहा और उसके रिस्पॉन्स में सामने वाला ऑब्जेक्ट भी हम पर कुछ इफ़ेक्ट डाल रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं और इस तरह से इफ़ेक्ट डालती हैं कि उसका इफ़ेक्ट दोनों पर पड़े। यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें ऐसे एक्ट करती हैं कि वो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डाले, इंटरेक्शन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम इससे भी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझें तो इंटरेक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। अगर इससे भी ज़्यादा अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में समझें, सो इंटरेक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। टू एक्ट ऑन ईच अदर इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ इंटरेक्ट कर रही है, यानी आपस में इंटरेक्ट कर रही, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो ये हो गया इंटरेक्शन। अब इसी इंटरेक्शन के कारण बच्चों फोर्स जो है लगता है। कॉज ऑफ फोर्स के बारे में देखते हैं कि फोर्स किस वजह से लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका रिजल्ट होता है फोर्स। वो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फोर्स। विच रिजल्ट्स इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। कि इसका मतलब हुआ दो ऑब्जेक्ट ने आपस में इंटरेक्ट किया और उसका रिजल्ट क्या निकला बच्चों? उसका रिजल्ट निकला कि उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो गया। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें, यदि हम और अलग शब्दों में समझना चाहें तो अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स क्यों अराइज होता है, फोर्स किस वजह से लगता है, फोर्स का लगने का कारण क्या है कि वहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे पर इफ़ेक्ट डाल रही और उसी इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट ये निकला कि उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। इस वजह से बच्चों दो चीज़ों की वजह से फोर्स लग रहा है।
एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा, यहाँ पर हमने लिखा है कि कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट खुद की वजह से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, वहाँ पर 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी जो है फोर्स जो है हमें दिखाई देगा, हमें फील होगा। एटलीस्ट बच्चों 2 ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, उन 2 ऑब्जेक्ट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी जाकर हमें एक फोर्स जो है वो शो होने लगेगा, हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक बच्चों कार खड़ी है और यहाँ उसके पीछे कोई भी पर्सन खड़ा है, जब तक पर्सन जो है वो कार को स्टार्ट नहीं करेगा, उस पर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा इंजन स्टार्ट करके और उस कार को चलाएगा नहीं, तब तक वो कार मूव नहीं करेगी। मान लीजिए बच्चों कहीं पर आपकी साइकिल खड़ी है और वहाँ पर आपको उस साइकिल को आगे ले जाना है या फिर उस साइकिल से आपको कहीं जाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि उस साइकिल पर आपको बैठ करके उसको पैडल मारना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरी जगह पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, आपके और साइकिल के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जिस वजह से बच्चों फोर्स लगा, और जब फोर्स लगा तो उसकी वजह से आपने बच्चों डिस्टेंस कवर की। सो इन सिंपल वर्ड्स, एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब 2 केसेस से हम समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर इंटरेक्शंस जब होंगे, जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगे तो वहाँ पर फोर्स का इफ़ेक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, मतलब फोर्स वहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सो इफ़ देयर इज़ नो इंटरेक्शन, पहला केस हम देखते हैं कि अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कोई आदमी है और एक कार है, अगर आदमी कार के पीछे खड़ा है और कार भी उसके आगे खड़ी है, तो अगर वो आदमी कुछ नहीं करता, अगर वह आदमी कुछ नहीं करता, वो अपने मस्ती में आराम से खड़ा है और कार भी वहीं पर खड़ी है, तो अगर उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कार जो है नहीं चलेगी, उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको, इफ़ देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सो नो फोर्स कैन शो इट्स इफ़ेक्ट, तो वहाँ पर फोर्स का कोई भी इफ़ेक्ट हमें शो नहीं होगा, मतलब हम कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे, फोर्स वहाँ पर लगेगा ही नहीं। नो फोर्स कैन शो इट्स इफ़ेक्ट, ये नो वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ, अगर इफ़ देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, नो फोर्स कैन शो इट्स इफ़ेक्ट। ये कार है और ये मैन है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी फोर्स का इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा, फोर्स ही नहीं रहेगा तो फोर्स के इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे। अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, इफ़ देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड कार, नो फोर्स, नो इंटरेक्शन तो नो फोर्स, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। नो फोर्स एक्ट्स ऑन कार एंड कार नॉट मूव, और कार फिर मूव नहीं करेगी, उसकी जगह जो है वो चेंज नहीं होगी, कार वहीं पर खड़ी है तो वहीं पर कार खड़ी रह जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा तो कार भी मूव नहीं करेगी। अब दूसरा केस देखते हैं, हम देखते हैं। इस केस में इफ़ मैन पुशेस दी कार विथ हिज हैंड्स, अगर वह आदमी उस कार को धक्का देता है, मान लीजिए कार यहाँ पर खड़ी है आगे मेरे और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैंने कार को धक्का दिया, कई बार आपने देखा होगा कि पर्सन्स जो हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, अगर स्टार्ट नहीं होती तो उसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर इसी तरह बच्चों, अगर कहीं पर कार खड़ी है और मैं अगर वहाँ पर उसके पीछे खड़ा हूँ और मैंने उस कार पर धक्का लगाया, अगर काफ़ी अच्छा धक्का लगाया मैंने, तो कार स्टार्ट्स मूविंग, जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब वो कार मूव करने लगेगी, अपनी जगह से आगे जाने लगेगी, अपनी जगह चेंज कर देगी, कार स्टार्ट्स मूविंग। इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड कार, और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कार और मैन के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब वो दोनों एक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर और जिससे होगा क्या, रिजल्ट दिखाई देगा, फोर्स का हमें यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड कार, ए फोर्स अराइजेस, इन दोनों के बीच में एक फोर्स जो है वो लगने लगेगा, विच एक्ट्स ऑन कार, और किसके ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों, ये जो फोर्स अराइज होगा, जो फोर्स यहाँ पर
स्टार्ट होगा लगना, तो कार के ऊपर लगना चालू होगा, मेक्स इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और उस कार के ऊपर फोर्स लगने लगेगा और उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में हमने कार को धक्का दिया। मतलब अगर मैं आगे खड़ा हूँ और कार मेरे सामने है, मैंने पीछे से धक्का दिया तो कार जो है इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चली जाएगी। सो अगर मैंने जिस डायरेक्शन में कार के ऊपर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो कार मूव करेगी। सो यहाँ पर आपने देखा कि अगर इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स का इफ़ेक्ट शो होगा, और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, नो इंटरेक्शन, तो नो फोर्स, सो वहाँ पर कोई भी फोर्स का इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। सो ये एक एग्जांपल था। इसके बाद हम और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरा केस हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैपेबल हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा एक दूसरा छोटा बच्चा, दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, एक ही क्लास के हैं, ऐसा समझिए। तो उन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। एक बच्चा दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और दूसरा बच्चा पहले वाले बच्चे के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को धक्का देंगे या फिर एक दूसरे को पुल करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं सेंटेंस में कि इफ़ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल टू अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स कैपेबल हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए, इतने सक्षम हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, देन द इंटरेक्शन बिटवीन देम, तब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि पुशिंग और पुलिंग, तो वहाँ पर पुश भी कर सकते हैं, एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं या एक दूसरे को खींच भी सकते हैं। सो वहाँ पर एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं और एक दूसरे को खींच भी सकते हैं। मान लीजिए बच्चों कि अगर बहुत ही कोई हट्टा कट्टा इंसान है, 40 साल का पर्सन है, और कोई भी मान लीजिए छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो वहाँ पर हो सकता है कि चांसेस हो सकता है बच्चों कि एक दूसरे के ऊपर वो इक्वल फोर्स ना लगाएं, पर अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो वो लगभग एक दूसरे को दोनों पुश और पुल कर सकते हैं। तब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो पुश करने का होगा या पुशिंग और पुलिंग, तब उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो पुशिंग और पुलिंग दोनों का होगा। वहाँ पर एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं और पुल भी कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच भी रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। पहले वाले केस में हमने देखा था फर्स्ट केस में कि वहाँ पर सिर्फ जो आदमी है, जो मैन है, वो कार के ऊपर पुश कर रहा। पहले वाले केस में हमने देखा था कि मैन जो है वो कार के ऊपर धक्का लगा रहा, पुश कर रहा कार को, तब जाकर कार चलने लगी। और यहाँ पर हमने देखा कि दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल, 2 बॉयज़ इंटरेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। तो ये हमने यहाँ पर समझा कि यहाँ दोनों लोग आपस पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वो एक दूसरे के ऊपर पुश कर रहे हैं या फिर उन्हें पुल कर रहे हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद और एक चीज़ हम देखते हैं कि द मैन एंड काउ इंटरेक्ट्स। मान लीजिए कि एक आदमी है, एक बच्चा है और यहाँ पर एक गाय है, एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। मान लीजिए गाय कहीं भागने लगी और उसका जो ग्वाला है या फिर रखवाला है वो क्या करेगा बच्चों, उस गाय को रस्सी से बांधेगा और उसे अपनी ओर अपने पास खींचेगा। लेकिन गाय तो भागना चाहती है, अगर वो भागना चाहती है तो वो उस आदमी को खींच लेगी और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसको खींचेगी, आदमी को। अगर व्यक्ति चाहता है उस गाय को अपने गौशाला में बांधने के लिए तो वो उसको खींचता है अपनी ओर कि चले और वो उसे बांध पाए। लेकिन अगर गाय भागना चाहती है तो वो उस आदमी पर फोर्स लगाएगी, उसे पुल करेगी और उससे पीछा छुड़ाने का कोशिश करेगी। तो इस केस में बच्चों दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तीनों केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं या कोई व्यक्ति पुश कर रहा है, वहाँ पर एक इंटरेक्शन हुआ। और यहाँ पर हमने भी थर्ड केस में देखा कि एक दूसरे को पुल भी कर रहे हैं। सो इस तरह से भी बच्चों फोर्स अप्लाई होता है और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। द मैन एंड काउ इंटरेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच अदर। सो एक दूसरे को वो खींच रहे हैं। यहाँ पर इसे आप काऊ मान लेंगे और इसे आप अगर
मैन मान लेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति मान लेंगे, और अगर आप इसे मैन मान लीजिए और इसे काऊ, तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। सो जब ये खींच रहे हैं तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा, और जब इंटरेक्शन हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बच्चों फोर्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी देखते हैं। सो अब देखते हैं बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड कैसे आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम देखते हैं और अच्छे से इस चैप्टर को समझते हैं। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर ली बच्चों, आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से अभी सब चीज़ें क्लियर कर ली, और अब हम देखते हैं फोर्स के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड क्या होता है, और फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है या नहीं होता, इस सब चीज़ के बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है बच्चों, जिसे आपको समझना चाहिए कि फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। सो अगर हम किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है, अगर आपको कोई भी प्लेस का आपको लोकेशन बताना है कि ये चीज़ आपके घर से कितनी दूर है, मान लीजिए अगर आपके घर से कोई भी एक पास का चौराहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी इतनी डिस्टेंस है। आप किलोमीटर में बता सकते हैं, आप मीटर में बता सकते हैं। मान लीजिए उसकी डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर है बच्चों, ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। मतलब कि अगर हमें किसी भी यूनिट को अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर हमें अच्छे से समझाना है, एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए उसकी मैग्नीट्यूड बताना ज़रूरी होता है। इस तरह फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं एसआई यूनिट में। इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। समझते हैं कि डायरेक्शन से क्या मतलब है। तो मान लीजिए बच्चों, अगर मैंने एक फोर्स इधर लगाया जिसे मैंने F1 बोला, और दूसरा फोर्स मैंने इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया F2, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर F नेट जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, वो 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल अमाउंट के फोर्स होंगे तो यहाँ पर फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम समझते हैं एक फोर्स हमने इसी डायरेक्शन में लगाया F1, और दूसरा फोर्स हमने F2 नाम दिया, और इन दोनों को अगर हमने सेम डायरेक्शन में लगाया, तो ये फोर्स बच्चों ऐड हो जाएंगे। सो जब ऐड हो जाएंगे तो F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2, तो इसके बराबर आ जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा नेट फोर्स। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किधर भी फोर्स लगा रहे हैं, हमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बताना पड़ता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको बताया जाता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, और दूसरा फोर्स अगर 2 तरह के या फिर 2 से ज़्यादा फोर्स हैं तो उनकी डायरेक्शन भी बताई जाती है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और जब आपको नेट फोर्स निकालना हो तो आप अच्छी तरह से निकाल पाएँ। तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि अगर हम लिख रहे हैं बच्चों 10, अगर किसी ने बोला कि मैंने 10 फोर्स लगाया, इससे आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। वो बोलेगा कि भाई 10 क्या होता है, आप कुछ बताओ, उसकी वैल्यू बताओ कि 10 क्या लगाया। तो आप बताएंगे कि भाई मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब आप न्यूटन वर्ड ऐड कर देंगे तो आप समझ जाएंगे, उस पर्सन को आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। सो हमें मैग्नीट्यूड भी बताना ज़रूरी होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने नोट भी किया है, एन एडल्ट मैन कैन अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि कोई भी एडल्ट मैन है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा इंसान है। तो जो बड़ा इंसान है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो छोटा बच्चा है वो कम फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्स कोई पर्सन ज़्यादा लगा सकता है, कोई पर्सन जो है कम लगा सकता है। यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि अ लार्ज फोर्स, एन एडल्ट मैन कैन अप्लाई अ लार्ज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज अ चाइल्ड कैन अप्लाई ओनली अ स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो
छोटा बच्चा जो है वो कम फोर्स लगाएगा और एडल्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बड़ा जो है व्यक्ति वह ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स जो है वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस की। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। मतलब कि हम न्यूटन जो यहाँ पर एसआई यूनिट है उसके थ्रू हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स की क्या स्ट्रेंथ है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और कोई पर्सन जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जब हम यूनिट सेम रख रहे हैं, एसआई यूनिट जब हम सेम रख रहे हैं तो हम वहाँ पर कंपेयर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आप बताएंगे कि 10 न्यूटन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि 10 न्यूटन ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है, ज़्यादा लार्जर फोर्स है 5 न्यूटन के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि एसआई यूनिट और मैग्नीट्यूड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से हम फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। तो न्यूटन जो है ये इसकी एसआई यूनिट है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन है, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें 1 न्यूटन अगर हमें पूरा नहीं लिखना, अगर 1 NEWTON अगर हमें इस तरह नहीं लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर हम कैपिटल N बना देंगे तो कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि यहाँ पर सेम चीज़ की बात हो रही है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन कितना होता है, इसे आपको समझना चाहिए। सो इसके बारे में देखते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ईंट ली, आप उस ईंट का वज़न 1 किलो रखिए। 1 किलो की आपने ईंट ली और उस ईंट को आपने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, आपने उसे पुश किया। 1 kg के वेट को आप 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप फेंकेंगे। तो जब आप उसे फेंकेंगे तो आप जो फोर्स लगाएंगे वो 1 न्यूटन कहलाएगा। 1 किलोग्राम मास को हम 1 मीटर पर सेकेंड के साथ यदि हम मूव कराएं तो हम वहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई भी मास जो है हम उसे मूव करा रहे हैं और उसका वेट अगर 1 kg है तो ये इसके बराबर, तो ये 1 न्यूटन के बराबर होगा। यहाँ पर आपने देखा 1 न्यूटन कितना होता है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम मास को हमने 1 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, तो वहाँ पर फोर्स किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल होगा। अ फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्स। सो इस चीज़ को समझते हैं कि एक फोर्स जो है वो लार्जर हो सकता है दूसरे फोर्स के कंपैरिजन में। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए एक आपके पास बॉडी है, कोई भी फोर्स जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अगर एक छोटा बच्चा है और यहाँ पर एक 50 kg का कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और उस बच्चे को कहा जाए कि इस कंटेनर को आप मूव कराइए, उस बच्चे को कहा जाए कि आप उस कंटेनर को मूव कराइए, उसको कहा जाए कि आप इस वेट को मूव कराइए, इस कंटेनर को आप मूव कराइए। तो वो बच्चा अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, यहाँ पर वो जो फोर्स लगा रहा वो 5 न्यूटन का लगा रहा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए बच्चों, अगर यहाँ पर कोई भी एडल्ट हो और उसे बोला जाए कि आप 50 kg को आप मूव कराइए, तो अगर किसी एडल्ट को कहा जाए कि आप 50 kg वेट को आप मूव कराइए, तो यहाँ पर इसने बच्चों मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी जो फोर्स है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा हो सकता है। पहले किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा? यहाँ पर 10 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा होगा कि 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। सो हमने समझा यहाँ पर बच्चों कि अगर 2 पर्सन जो है वो सेम चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है
किसी ने ज़्यादा फोर्स लगाया, किसी ने कम फोर्स लगाया। सो इस तरह से इस सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि अ फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्स। तो जो फोर्स है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि फोर्स को हमें कब ऐड करना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हमें उसे कब ऐड करना है। अगर एक अलग डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में लग रहा, तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो इस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।